So let's talk about the consistency and inconsistency of a matrix. This is a new topic that we are going to discuss after the normal form of matrix. ठीक है? तो consistency और inconsistency की बात करें तो बॉस होता क्या है? Inconsistency of matrix अगर हमें निकालें matrix, तो बेसिकली ये हम कब निकालते हैं जब हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जैसे दिया है कि a1x प्लस a2y प्लस a3z ठीक इज इक्वल्स टू 0 ठीक, और a2x नहीं अपन यहाँ लेते हैं b1 वाला पैरामीटर से b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ ले लिया मैंने c1x c2y c3z इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ठीक। अगर मैं इसको जमाना चाहता हूँ, मैंने 0 मान लिया है, हो सकता है कि वहाँ कोई वैल्यू भी हो, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे d1 d2 d3 दे दिया ठीक। तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ कि इसको अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास आएगा, इसको बोलते हैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म, दैट इज ax बराबर b। ये हम 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस पार्ट को। x मतलब कैपिटल X मतलब विच कंटेन्स वेरिएबल, तो ये वेरिएबल्स कौन कौन से कंटेन करके बैठा है, x y और z, तीन वेरिएबल कंटेन करके बैठा है। a की बात करूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x y z है, यानी ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ठीक, और इज इक्वल्स टू अगर मैं बात करूं तो जो भी व्हाटएवर द वैल्यू वी आर हैविंग ओवर द राइट हैंड साइड, दीज आर द बी मैट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन ठीक। अब करना कुछ नहीं होता है, आफ्टर कन्वर्टिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑगमेंटेड पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, अब ये नया एक टर्मिनोलॉजी मैंने दी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या होती है, तो देखो समझना इस चीज को। यहाँ पर जब हम लोग रैंक निकालते हैं, हम लोग मैट्रिक्स हम लोग रैंक निकालते हैं, तो हम लिखते क्या है, अगर A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B की बात कर ली, तो A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B की बात करने का मतलब होता है कि A और B मैट्रिक्स की वैल्यूज को एक साथ लिख दो। यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैंने लिख दिया A। अब यहाँ पर मैंने एक ऑगमेंटेड लिया ठीक, एक लाइनरी स्ट्रिप, और उसके बाद यहाँ ले लिया मैंने यहाँ पे D1 D2 और D3। इसका मतलब मैंने कौन सी मैट्रिक्स की वैल्यूज ले ली उठा के, B वाली भी। A और B एक साथ आ गई, देखो इसको बोलते हैं A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B। अब है क्या ये, हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। हमें कैसे पता है कि मैट्रिक्स हमारी कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, तो देखा ये जाता है माय डियर, जब हम रैंक निकालेंगे इसको सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ द इक्लोन और नॉर्मल, जैसा आप चाहते हैं, आप जो फॉर्म लगाना चाहते हैं दोनों में से कोई भी आप लगाएं, और आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स कि आपने बोला सर रैंक आई इस दोनों को मिलाकर, A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B को मिलाकर, फॉर एग्जांपल जो भी रैंक आ रही हो ठीक, जो भी एक रैंक आ रही हो, 3 आ गई मान लो, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स मैंने बोला 3 आ गई, तो हम पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो कि ये तीन वैल्यू भी 0 हो जाए और यहाँ 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय इसकी रैंक क्या रही होगी, 3 हो गई ठीक। अब आखिरी लाइन को छुपा दो, तो अब कौन सा वाला दिख रहा है, अगर मैं इसको छुपा दूं तो अब कौन सी मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको, केवल A नजर आ रही है क्या। अब इसकी रैंक देखो, अगर मान लो यहाँ 3 वैल्यू 0 है और यहाँ 1 थी, तो दोनों को देखा तो रैंक कितनी आई, 3, लेकिन इसको हटा दो, अब कितनी दिख रही है आपको, 2 दिखेगी। तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट कि रैंक ऑफ A मैट्रिक्स अगर मेरी नॉट इक्वल हो जाए रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B के, इसका मतलब ये है दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये किसकी कंडीशन हो गई बॉस, हाँ इनकंसिस्टेंसी की। इसका मतलब A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू किसके हो गई, A मैट्रिक्स के, रैंक के बराबर नहीं है ठीक। अब अगली बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 4 ये दिया है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ देखो, इस दोनों को देख के रैंक कितनी नजर आ रही है आपके पास,
रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना। अगर मैं इस आखिरी लाइन को मिटा देता हूँ तो सिर्फ इतने हिस्से को छुपा लूं और इतने हिस्से को देखूं तो इसकी भी रैंक कितनी नजर आ रही है? 3 आ रही है क्या? तो ये क्या दिख रहा है आपको? दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब दोनों की रैंक इक्वल नजर आ रही है। तो जब इक्वल नजर आती है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, और नहीं नजर आती है तो इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या कहानी हो जाती है भाई? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B is equals to rank of A। ये किसके लिए हो गया बॉस? कंसिस्टेंसी के लिए। इसको छाप लो फटाफट, देन क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। सिंपल, इफ यू हैविंग द इक्वेशंस लाइक दिस, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है और मुझे चेक करना है इज इट कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक जनरलाइज फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज Ax बराबर B। तो मैंने आपको बताया था यहाँ कोएफिशिएंट ले लेंगे 1 to 1, ये जो आगे लिखे होते हैं ये कोएफिशिएंट है 3 -1 और ये कितना हो गया बॉस? -11। ये हो गया -2 4 और 14, ठीक। और x की जगह क्या आ जाएगा बॉस? x y z, और लास्ट वैल्यू होगी b, दैट इज 0 0 0। अब आगे देखिए, तो मैं ये बोलूंगा कि A मैट्रिक्स था, ये x था और ये b था मेरा। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक। ये जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स। तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेनी है, तो मैंने बोला अगर A ऑगमेंटेड B की बात करें तो 1 3 -2 0 है ना, और ये हो गया 2 -1 4 0 और 1 -11 14 0, और ये ऑगमेंटेड हो गया, इसके बीच में एक लाइन आ गई, ठीक। अब करना ये है कि मुझे रैंक निकालनी है। सो वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द रैंक। नॉर्मल जो तरीका होता है हमारा वैसे निकालनी है। तो मैंने आपको बताया पहले इसको 0 बनाओ, पहले इसको 0 बनाओ। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन मैंने लगाया R2 के लिए R2 - 2R1 और R3 के लिए लगा दिया R3 - R1, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। आगे अगर अपन सॉल्व करें इस पर्टिकुलर सेगमेंट को तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि सर इसको ये वैल्यू को लिया 1 3 -2 0। अगर देखा जाए तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 - 2 इज 0, 2 -6 -4, ठीक है। सॉरी -1 और एक सेकंड, -1 और -6 तो -7 है ना, 4 +4, ठीक। और 0 और इसका 0 से इंटू जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। सेम एज 1 - 1 इज 0, -11 था -3 -14, ठीक। आगे बढ़ते हैं 14 और ये कितना हो गया? -+2 16 और लास्ट वाली वैल्यू 0, ठीक। अब अगर आगे बढ़े तो मुझे क्या पता है कि सर इसमें अपन 2 का इंटू कर ले, अगर इसको इससे माइनस करना है तो 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला सर R3 के लिए लेते हैं कि R3 के सॉल्व किया मैंने, तो क्या करूंगा मैं यहाँ? -2R2, तो यहाँ क्या होगा? 1 3 -2 0 0 -7 8 0 और लास्ट वैल्यू क्या होगी? 0 -14 + 14 0, ठीक। 16 8 to the 16 0 और ये भी कितना हो गया बॉस? 0। अब मैंने ये ऑगमेंटेड खींच दिया, यहाँ पे खींच दिया क्या? अब देखो दोनों को देख के रैंक अभी कितनी नजर आ रही है सर? अगर यहीं पे छोड़ दिया मैंने, अब मेरे को ज्यादा उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं कि नॉर्मल फॉर्म में ही जाऊं, मैंने यहीं छोड़ दूंगा। अब मुझे ये चेक करना है कि रैंक कितनी दिखे दोनों को मिलाकर। तो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी को देखें तो रैंक आ रही है दोनों की 2, ठीक। अब इसको छुपा देते हैं, अभी भी 2 आ रही है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी कितनी आ रही है? 2। इट मींस रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। तो ये कंडीशन किसकी थी? बस लिख दो, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, लिख दीजिए। तो ये चीज क्लियर हो गई ना? इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को? ठीक। एक चीज और बची है, जब सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाए उसके आगे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे अपने पास ये जो टर्मिनोलॉजी थी इसको लिया मैंने और मैंने इसको बोला कि सर यहाँ पे अगर मैं ax बराबर b के टर्म में लिखूं तो मैंने लिखा ये 1 3 माइनस 2 और ये 0 है ना, 0 माइनस 7 8 0 0 0 0 0 ये लिखा, ये मेरा a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b था। ठीक, अब यही था हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b। अगर मैंने बोला इसको दोबारा से कि अगर मैं इसको वापस ax बराबर b के टर्म में लिखूं तो ये a हो गया x y z और b क्या था 0 0 0 आया ना। ठीक, अब z की यहाँ पे क्या मिल रही है वैल्यू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट करूंगा कि लेट करते हैं सर z बराबर होता है k, एक वेरिएबल माना, क्योंकि 0 मान लूंगा तो फिर निकालना टफ हो जाएगा, फिर तो साथ 0 के साथ इक्वेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ बोला कि मैं z को एक वेरिएबल मान लेता हूँ k थोड़ी देर के लिए, कि हो सकता है वहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, k इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने यहाँ क्या बोला कि अब हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या बची, यहाँ पे x प्लस 3y माइनस 2z बराबर क्या होगा ये 0। ठीक है, और माइनस 7x प्लस 8y बराबर 0 और z बराबर हमने क्या मान लिया है, k मान लिया, तीनों इक्वेशंस लिख दी। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 8z हो गए, 7y और ये 8z। ठीक, तो अब करना कुछ नहीं है, वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो, तो यहाँ रख दिया आपने। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बॉस 7y, इसको अगर देखें तो 7y को उस तरफ ले जाओ इक्वल्स टू के, है ना, तो 7y इज इक्वल्स टू 8z नजर आने लगेगा। ठीक, अब यहाँ k रख दूं तो y इक्वल टू क्या हो गया 8/7 k। अब यही वैल्यू अगर मैं ऊपर रख दूं टॉप पे तो मेरी x की वैल्यू भी आ जाएगी, ये नहीं आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया ये 2z माइनस 3y, इसको मैं 2k माइनस 24/7k ऐसा बोल सकता हूँ क्या। सो दीज आर द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ द k, इसको आप छाप दीजिए। इसको जब सॉल्व करते हैं, मैं आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस, व्हेन वी आर हैविंग अ कंसिस्टेंट सिस्टम देन हमें इसको वापस से जनरलाइज्ड फॉर्म में जमाना पड़ेगा, दैट इज ax बराबर b के फॉर्म में मुझे जमाना पड़ेगा बॉस। आफ्टर रीअरेंजिंग दिस we have to calculate in terms of the constant the value of x y and z. if the system is inconsistent हम वहीं छोड़ देंगे, हम इसी स्टेप पर छोड़ देंगे कि जब ये दो नॉट इक्वल्स आ जाएंगे हम वहीं छोड़ देंगे। then at that particular time we are not going to talk about the value of the variables। ठीक है, so thank you for watching, सब्सक्राइब करना ना भूलें for the next lecture। एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू। ये आपको गेट तक कम आएगी क्योंकि मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं आइगन वैल्यू की शायद ही आपको YouTube पे देखने को मिले, पता नहीं किसी ने डाली हो तो। बाकी ये एक बेहद इजी शॉर्ट ट्रिक है जो कि हार्डली विद इन अ मिनट यू कैन फाइंड आउट द आइगन वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनी मैट्रिसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक।